क्लास में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था प्लासी का युद्ध, जिसमें हमने देखा सिराजुद्दौला ने बड़ी हिम्मत से युद्ध किया, लेकिन उसके साथियों ने उसका साथ नहीं दिया, जिसके कारण रॉबर्ट क्लाइव अर्थात अंग्रेज लोग इस युद्ध को जीते। आपको पता है कि प्लासी के युद्ध के बाद जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला था, उसके स्थान पर उसका सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर को गद्दी पर बिठाला गया। मीर जाफर को गद्दी पर बिठाला गया। अब मीर जाफर जब गद्दी पे बैठा ना, तो इतना प्रसन्न था कि उसने 10 लाख रुपए तो क्लाइव को दे दिए खुश होकर, और 10 लाख रुपए ही किसे दे दिए? वॉटसन को दे दिए। ये पिछले वीडियो में शायद 1 लाख बोल दिया था मैंने धोखे से, तो इसे सुधार लेंगे। 10 लाख रुपए क्लाइव को दिए और 10 लाख रुपए किसे दिए? वॉटसन को दिए। इसके साथ इसने ब्रिटेन में भी बहुत सारा उपहार भेजा क्राउन के लिए, राजा के लिए। अब आप इस व्यवस्था को समझिए कि मीर जाफर गद्दी पर बैठा, लेकिन मीर जाफर अपने मन से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अंग्रेज लोग उससे जो करा रहे हैं वो वही कर रहा है। अतः इतिहास में मीर जाफर को कठपुतली नवाब की संज्ञा दी गई। कुछ इतिहासकारों ने इसे रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा, डंकी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि इसका नवाब बनना भी इसके लिए एक बेइज्जतीपूर्ण सबब रहा। कुल मिलाकर अंग्रेज लोग डिमांड भेजते थे और ये उनकी डिमांडों को पूरा करता था। डिमांड पूरी करते करते एक समय ऐसा आया जब इसका राजकोष लगभग खाली सा हो गया और इसे ये लगने लगा कि भाई हम तो बर्बाद हुए जा रहे हैं। और इसने क्या किया? अंग्रेजों की डिमांड को मानने से असमर्थता जता दी कि साहब अब हम आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, इस समय क्लाइव जो है वो जा चुका है ब्रिटेन वापस, और इस समय नवाब 2 हैं। एक अस्थाई नवाब है जो कौन है? हॉलबेल, और एक स्थाई नवाब है जिसका नाम है बेंसीटार्ट। ये 2 नवाब हैं। इन दोनों ने क्या किया? आपस में बातचीत की, और आपस में बातचीत करने के बाद इसका दामाद था एक मीर जाफर का दामाद, जो कौन था? मीर कासिम, जिसका नाम था मीर कासिम। इसको क्या किया? 1760 में बंगाल का नवाब बना दिया। 1760 में क्या किया? बंगाल का नवाब बना दिया। यानी कि हमें अब यह समझ में आ गया कि अब मीर जाफर के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर कासिम बना। मीर कासिम यद्यपि नवाब बनने के लिए अंग्रेजों को रिश्वत तो देता है, लेकिन यह नवाब बनने के बाद काम दुरुस्त करता है एकदम। और उन दुरुस्त कामों में यह कुछ काम ऐसे करता है जो अंग्रेजों को हजम नहीं होते हैं, हाजमोला खाने के बाद भी हजम नहीं होते हैं। जिनमें पहला काम ये क्या करता है? ये नवाब बनते ही अपनी राजधानी कहां है अभी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर देता है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था राजधानी को परिवर्तन करने के लिए कि ये एक तो अंग्रेजों के षड्यंत्र से दूर रहना चाहता था। मुर्शिदाबाद इस समय
षड्यंत्र का केंद्र बन चुका है। दूसरा, ये जो मुंगेर है ये अंग्रेजों की पहुंच से भी दूर था, तो ये शांतिपूर्ण वातावरण में रहना चाहता था। दूसरा इसने काम किया क्या बेटा, इसने मुंगेर में ही क्या किया, तोप खाने की स्थापना कर दी। तोप खाने की स्थापना कर दी, मतलब ये मुंगेर में छोटी छोटी तोपों का निर्माण कराने लगा। अंग्रेजों को लगा कि भाई तोप बनवा रहा है, हमसे टक्कर लेगा। अगला काम इसने क्या किया बेटा, इसने मुंगेर में ही बंदूकों का निर्माण प्रारंभ करा दिया। क्या निर्माण करा दिया, बंदूक निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया। यह भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमारी टक्कर लेने के लिए ये तैयार हो रहे हैं। अगला इसने जो काम किया, उसने तो अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। जैसा कि आपको पता है 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर जो मुगल शासक था, उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने के लिए एक दस्तक जारी किया था। यानी कि अंग्रेज अभी जो हैं वो पूरे बंगाल में फ्री व्यापार कर रहे हैं। और सिराजुद्दौला ने इसी कारण इन्हें समझाया था और इसी कारण प्लासी का युद्ध हुआ। और अंग्रेज अभी भी क्या कर रहे हैं, बंगाल में फ्री ट्रेड कर रहे हैं। मीर कासिम को यह समझ में आ गया कि अंग्रेज लोगों से तो हम कोई शुल्क ले नहीं पाएंगे, लेकिन क्या करें, कैसे इनकी सत्ता को कमजोर किया जाए। अतः मीर कासिम ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत इसने पूरे बंगाल के लोगों को फ्री ट्रेड प्रदान कर दिया। आप मेरी बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो टोल टैक्स पे फ्री आता है, फ्री जाता है। टोल टैक्स तो आप जान ही रहे होंगे। और टोल टैक्स के लोग बहुत कुछ चाहकर भी उससे टोल वसूल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में टोल टैक्स का जो मैनेजर है वो एक टेक्निक लगाए और वो क्या करे, एक दिन के लिए सभी का टोल माफ कर दे। तो जो व्यक्ति फ्री टोल दे रहा था ना, उसे दिक्कत लगेगी, उसे ये महसूस होगा अबे यार हम तो सबके बराबर हो गए, या यूं कहें कि सब हमारे बराबर हो गए। यानी कि इसने क्या किया, मीर कासिम ने बंगाल से आंतरिक कर को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1763 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में अंग्रेजों को इस बात से बड़ा दिक्कत महसूस हुई और बेंसिटार्ट ने क्या किया, इसी बात को ध्यान में रखते हुए खटाक से कासिम को फिर से हटाया और कहा कि कासिम से तो बढ़िया अपना जाफर ही था। और मीर जाफर को क्या किया गया, पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। आप बात को समझ रहे हैं। पहले मीर जाफर बंगाल का नवाब है, मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मैं यहां पे एक सारणी बना देता हूं। सबसे पहले तो है सिराज, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं सिराजुद्दौला। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ, ये प्लासी का युद्ध हारा और प्लासी का युद्ध हारने के बाद इसके स्थान पर मीर जाफर को बिठाला गया। मीर जाफर को बिठाला गया। मीर जाफर ने जब तक पैसा दिया तब तक तो ठीक है, इसने पैसा देना बंद कर दिया ब्रिटिश सरकार को, तो इसी के दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठाला गया। और मीर कासिम तो शुरू से ही बड़ा स्ट्रांग है, यानी कि 3 साल बाद 1760 में बिठाला गया था, 63 में हटा दिया इसे। 3 साल बाद क्या किया, पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठाला गया। अभी मेरे भाई एक चीज को समझो, इसे जब गद्दी से हटा दिया गया तो इसे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी, और ये अपने आप को बड़ा बेइज्जत फील करता है। दूसरा, बंगाल की सेना का एक बहुत बड़ा भाग इसके साथ है, क्योंकि सच्चाई के साथ लोग आ जाते हैं और बंगाल की सेना ये समझ रही है कि ये बंगाल के हित के लिए लड़ रहा है।
बंगाल की सेना ने इससे कहा, बॉस आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजकल की रैलियों नहीं, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, वैसे ही। तो इसने दिमाग लगाया, दिमाग तो इसके अंदर बहुत था, इसने दिमाग लगाया, इसने कहा बॉस मैं क्या कर सकता हूं। तो देखिए इसने क्या किया, ये सीधा चला गया कहां, अवध के नवाब के पास। अवध वर्तमान का लखनऊ वाला क्षेत्र, उस समय अवध कहा जाता था। मैं आपको थोड़ा सा मैप बना के समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। ये इस तरीके से कुछ अपना भारत हुआ करता था, ये बंगाल था और इधर अवध लगा हुआ था, ये था मुगल। तो बेटा क्या हुआ कि ये बंगाल है, बंगाल, और ये है अवध और ये है मुगल। हालांकि मुगल का क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उनकी राजधानी दिखा रहा हूं आपको। अभी क्या हुआ, भाई चला गया कहां, अवध, और अवध का इस समय जो नवाब है वो है शुजाउद्दौला। कौन है, और ये अवध गया तो इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये शुजाउद्दौला से मिलने गया, लेकिन उसी समय शुजाउद्दौला के साथ बैठा हुआ था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन बैठा हुआ था, शाह आलम द्वितीय। यानी कि एक तीर से दो निशाने हो गए। आप सोच के देखिए कि आप अपने मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हो और मुख्यमंत्री आपको बुला लें मिलने के लिए, और आप उनके रूम में पहुंचो, उनके ऑफिस में पहुंचो, तो आप देखो कि आपके प्रधानमंत्री भी वहीं बैठे हुए हैं। तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि एक आदमी से मिलने जा रहे हैं हम, एक महान व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं और दूसरे महान व्यक्तित्व के अपने आप दर्शन हो रहे हैं। तो ये जब गया तो वहां पर अवध का नवाब तो था ही था, अवध के नवाब के साथ वहां पर मुगल बादशाह, इस समय मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये भी बैठा हुआ है। और इन तीनों लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया, एक गठबंधन बनाया, और वो गठबंधन ये था कि हम तीनों मिलकर क्या करेंगे, अंग्रेजों से युद्ध करेंगे। कुल मिलाके बक्सर के युद्ध की भूमिका बनने लगी, और बक्सर के युद्ध की भूमिका में आपने देखा कि एक तरफ ब्रिटिश रहेंगे और एक तरफ तीन लोग रहेंगे, नंबर 1 मुगल, नंबर 2 अवध और नंबर 3 बंगाल का पूर्व नवाब। यहां पे याद रखना बेटा, कई बार आरओ में, कई बार पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का नवाब कौन था। और बेटा 60% तक, 50% तक लोग मीर कासिम को ही आंसर के रूप में चुनते हैं, जबकि हकीकत यह है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, ना कि मीर कासिम। क्योंकि मीर कासिम को तो गद्दी से हटा दिया गया था, और उसे गद्दी से हटा दिया गया था, इसीलिए वो कहां गया था, अवध के पास गया था। तो अब इतिहास में एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो युद्ध है बक्सर का युद्ध। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखिए बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर बक्सर, ठीक है, अब सही लिखा? का युद्ध कब हुआ? 22/1700। अब देखो गुरु, बक्सर का युद्ध एक इतिहास में निर्णायक भूमिका को अदा करता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा प्लासी के युद्ध में जहां छल और प्रपंच को अपनाया गया, वहीं बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों को कोई भी छल और प्रपंच करने का मौका नहीं मिला। साथ ही साथ प्लासी के युद्ध में हमने देखा कि प्लासी का युद्ध केवल बंगाल के नवाब द्वारा लड़ा जा रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन बक्सर के युद्ध में ऐसा नहीं था। बक्सर के युद्ध में आप देखिएगा कि 2 गुट हैं। पहला गुट है मीर कासिम का, जिसमें सबसे पहले तो कौन है? मुगल बादशाह है।
समझ रहे हो मेरी बात को? शाह आलम द्वितीय। नंबर 2, अवध, अवध का नवाब है शुजाउद्दौला। और नंबर 3 पर आपका मीर कासिम। यहां पे बंगाल का नवाब लिखना ठीक नहीं है क्योंकि बंगाल का नवाब नहीं है ये कौन है? तीसरा, मीर कासिम और उसकी कुछ सेना। ये 3 हैं जिसमें आप देखिए ये सबसे बड़ी सेना को रखते हैं भारत में भी। अवध की सेना भी बहुत बड़ी सेना है। इधर कौन है? इधर अंग्रेज हैं, अंग्रेज हैं। और अंग्रेजों में भी हेक्टर मुनरो जो है, हेक्टर मुनरो, वो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। बक्सर का युद्ध याद रखिएगा। बक्सर का जो मैदान है वो कहां है? बिहार में है। बक्सर का मैदान कहां है? बिहार में। बक्सर का युद्ध हुआ, ताबड़तोड़ युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए इन तीनों लोगों के संयुक्त गठबंधन को परास्त कर दिया। भाई हाहाकार मच गया पूरे भारत में। आप देखिए मुगल बादशाह है यहां पर जो कि पूरे भारत का नेतृत्व कर रहा है। हाहाकार मच गया, हाहाकार मचावे बंदर कूद पड़ो लंका के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरीके से हाहाकार मच गया कि बताइए मुगल सम्राट, अवध का नवाब और मीर कासिम की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने रौंद दिया। और जब ऐसा हुआ, बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ, तो तत्काल रॉबर्ट क्लाइव को इंग्लैंड से फिर वापस बुला लिया गया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बड़ा दिमाग लगाता था, आपको पहले ही पता है। और रॉबर्ट क्लाइव को तुरंत बुलाया गया और हेक्टर मुनरो ने रॉबर्ट क्लाइव से कहा, बताइए बॉस क्या करना है? क्या बंगाल को अपने नियंत्रण में लेना है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा नहीं, हम बंगाल को अपने डायरेक्ट नियंत्रण में नहीं लेंगे। तो हेक्टर मुनरो ने कहा, बॉस क्यों नहीं लेंगे हम बंगाल को डायरेक्ट अपने नियंत्रण में? हमने तो बंगाल को 2 बार रौंद दिया, एक प्लासी के युद्ध में और एक बक्सर के युद्ध में। तो हेक्टर मुनरो को समझाया क्लाइव ने कि बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो इन चीजों को समझने के लिए। तो बोले बॉस मुझे समझाओ क्या हुआ? बोले देखिए हम बंगाल को अभी इसलिए अपने अंडर कस्टडी में नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी सेनाएं इस घटना को देख के एकजुट हो सकती हैं। और अगर ये तीनों कंपनियां एकजुट हो गई तो अभी हमारे लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगी। दूसरा, इसने ये बोला कि हमारे पास प्रशासनिक अधिकारियों की भी अभी इतनी कमी है कि हम अभी बंगाल का नियंत्रण नहीं संभाल सकते। हमारे पास प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है। तीसरा, इसने बेटा बोला कि मुगल सम्राट यद्यपि हमसे युद्ध हारा तो है लेकिन उसे हल्के में अभी भी मत लेना क्योंकि हाथी कितना भी कमजोर हो जाए बटिया से तो तगड़ा ही रहता है। ये कहावत चलती है हम लोगों के यहां कि मुगल सम्राट यद्यपि धोखे से हमसे हार गया लेकिन अभी भी उसके पास शक्ति की कमी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बंगाल को अपने अधीन कर लें और उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर दें और अगले ही क्षण वो हमें रौंद दे भारत से, तो जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। और उसके बाद हेक्टर मुनरो, मैंने कंपनी के डायरेक्टर्स से बात की है, कंपनी के डायरेक्टर्स भी हम लोगों को इस चीज की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो बोले बॉस फिर क्या करोगे? मीर जाफर तो मर चुका है। मीर जाफर मर गया था, मीर जाफर मर गया। बोले साहब मीर जाफर तो मर गया, फिर क्या करोगे? बोले चिंता मत करो, मीर जाफर का एक पुत्र है नजमुद्दौला, हम उसको गद्दी पर बिठा देंगे। मीर जाफर का पुत्र कौन है? नजमुद्दौला। हम इसको गद्दी पर बिठा लेंगे और ये भी अपने पिता की तरह हमारा वफादार बनकर गद्दी पर बैठेगा। कुल मिला के मीर जाफर की मृत्यु के बाद तुरंत उसके पुत्र नजमुद्दौला को गद्दी पर बिठाला गया
और रॉबर्ट क्लाइव ने बक्सर का युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव जब वापस आया तो उसने मुगलों से, अवध के नवाब से, और मीर कासिम तो हालांकि भाग गया था इसमें, जब युद्ध हारने लगा तो मीर कासिम भाग गया था दिल्ली और वहीं उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बचे कौन? अवध और मुगल। इनसे रॉबर्ट क्लाइव ने बैठकर संधि की, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। तो बक्सर के युद्ध के बाद बेटा कौन सी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दो संधियां, जिसे एक को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि और एक को कहते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो हम लोग यही सारी चीजों को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उस तरीके से देखते हैं हम लोग अब इसे। देखिए 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब आपका पिछला आपको रिकॉल हो रहा है? हाँ, क्या किया? 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को क्या किया? नवाब बना दिया। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य। आपको पहले भी हम बता चुके हैं कई बार कि सबसे योग्य बंगाल का नवाब अली वर्दी खां है, और उसके बाद अगर दूसरा सबसे योग्य नवाब आपसे पूछा जाएगा तो मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया? मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का अत्यधिक हस्तक्षेप ना हो। देखिए जब क्लास आप कर लेते हैं तो आप जब इस तरीके के फैक्ट्स को पढ़ते हैं तो आपको वो फैक्ट्स बड़ा आसानी से याद हो जाते हैं। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आवाज में दम नहीं है भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो देखो भाई अगला क्या है? उसने बंगाल में दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के शुल्कों की वसूली को बंद कर दिया। अंग्रेजों के प्रयोग को या अंग्रेजों की शक्ति को कम करने के लिए उसने सभी को छूट दे दी। आप ऐसे समझो कि जैसे आपके गांव में कोई एक जमींदार है और उसके पास राइफल है, केवल उसी के पास है, तो वो ना बड़ा रंगबाजी में रहता है। आपने प्राय देखा होगा, एक बुलेरो होती है गांव के प्रधान वगैरह के पास या जो बड़े लोग होते हैं, और एक राइफल पकड़े एक आदमी चलता है, और उस आदमी की विशेषता ये होती है कि जितना उसमें वजन होता है उतना ही राइफल में वजन होता है लेकिन वो बिल्कुल आराम में चलता है। और वो सरपंच जो होता है, आपका जो जमींदार व्यक्ति होता है, वो बड़ा रौब दिखाता है। अब आप सोचिए कि एक दिन ऐसा हो कि उसके रौब को कम करने के लिए सरकार का कोई व्यक्ति या अधिकारी ये कहे कि आपको अपनी राइफल जमा करानी पड़ेगी, और वो ना जमा कराए क्योंकि उसका रौब बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में वो सरकारी अधिकारी क्या करे? गांव में हर किसी को एक एक राइफल दे दे। अब पहले जहां वो दावत में जाता था एक राइफल होती थी, पूरे दावत में हर आदमी से बाबूजी, सर जी, साहब, क्योंकि राइफल है इसके पास, इससे कुछ बोलेंगे मार देगा। लेकिन अगली दावत में जब वो गया तो उसने देखा कि लल्लू लाल भी राइफल लटकाए, कल्लू लाल भी राइफल लटकाए, और बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? मटा के आलू और पनीर खींच रहे हैं। तो उसका प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि अब हर आदमी के पास उतना ही प्रभाव है जितना उसके पास है। तो वही यहां पर हुआ कि अंग्रेजों का दस्तक दुरुपयोग बंद नहीं हुआ, तो मीर कासिम ने कुल मिला के सभी के लिए व्यापार में छूट कर दी। बोले जाओ टेंशन फ्री, अब क्या, हमें तो वैसे ही घाटा हो रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो ये इसने किया, अंग्रेजों ने इसे अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में लिया। अंग्रेजों को क्या लगा बेटा कि ये तो हमारे विशेषाधिकार की अवहेलना है, अवहेलना के रूप में लिया, और जुलाई 1763 ईस्वी में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर कासिम को हटा दिया गया और पुनः पहले वाले मीर जाफर को बना दिया गया। मीर कासिम ने बंगाल छोड़कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहां शरण ली। उसी समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं। तीनों के मध्य हुए समझौते के तहत उनकी संयुक्त सेना ने पटना के पास बक्सर में एक सैनिक डेरा डाल लिया। बक्सर कहाँ है? बिहार में है, और बिहार में भी कहाँ है? पटना के पास। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें हेक्टर मुनरो ने किसका नेतृत्व किया? अंग्रेजों का नेतृत्व किया, और इनकी संयुक्त सेना को पराजित भी कर दिया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया?
प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव, बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो। ये आपको सब याद करना है, ये सब पूछा जाता है, समझ मेरे। प्यासी बंगाल में, ठीक है ना, बक्सर बिहार में, ठीक है। संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। आगे देखते क्या हुआ। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में वास्तविक सत्ता स्थापित की। देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने वास्तविक सत्ता स्थापित नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि सबको पता था ये छल के द्वारा युद्ध जीता गया है। बाद में सबको पता चल गया था सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो इनकी भी सच्चाई खुल गई थी कि साहब ये सब मिला लिया गया सेनापति को, और बेचारे को सिराजुद्दौला को बेमतलब में मरवा दिया गया। लेकिन बक्सर का युद्ध जो था वो वास्तव में एक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की क्या हो गई? अब मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उसके पुत्र नजमुद्दौला को क्या किया गया? बंगाल का नवाब बनाया गया। 1765 ईस्वी में क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार की व्यवस्था स्थापित की, और वह 1772 तक चली, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन सीधा अपने हाथों में ले लिया। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में लिया। तब तक बंगाल का शासन किसके? नजमुद्दौला के। समझ रहे मेरी बात को? अब देखिए, बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई उसे कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की दो संधियां हुई, जिसमें पहली संधि को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, और दूसरी संधि को कहते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद, ये डेट पूछी जाती है बेटा, है ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है वह है 12 अगस्त 1765। दोनों ही 1765 में हुई, लेकिन पहली वाली 12 अगस्त को हुई, ठीक है ना। इस संधि पर शाह आलम द्वितीय कौन है? ये मुगल है। नजमुद्दौला ये कौन है? बंगाल का नवाब है। बंगाल का क्या है? और क्लाइव कौन है? अंग्रेज है, के हस्ताक्षर हुए। अच्छा बेटा, जरा ये बताओ कि बक्सर के युद्ध में तो ये तीन लोग लड़े थे, मुगल, अवध और मीर कासिम। फिर हस्ताक्षर मुगल बादशाह ने ही क्यों किए? क्योंकि जो बड़ा होगा उसी से तो हस्ताक्षर कराए जाएंगे। भाई, आप बैठे हो, आपके पापा बैठे और आपके बाबा बैठे हैं, कोई अगर मैटर होगा, कोई अगर पंचायत होगी, कोई अगर बात होगी, तो आपके बाबा से अंतिम परमिशन ली जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि आपके बाबा कहते हैं कि जो भी करेगा मेरा बेटा करेगा, वो बात अलग है। लेकिन ऑथेंटिक रूप से मालिकाना हक इनके पास होगा। तो सबसे बड़ा कौन है यहां पर? तो शाह आलम द्वितीय ने हस्ताक्षर किए। क्योंकि बंगाल के बारे में सारा डिसीजन लेना था, इसलिए उस समय बंगाल का जो नवाब था उसने हस्ताक्षर किए। और चूंकि अंग्रेजों लोगों से संधि हो रही थी, ट्रीटी हो रही थी, तो फिर अंग्रेज अधिकारी ने भी क्या किए? हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से कंपनी को दे दी। शाह आलम द्वितीय ने कहा ठीक है बॉस, तुम लोग बंगाल जीत गए हो, तो अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानियां हैं, जहां से राजस्व आएगा, पैसा आएगा, उसका पूरा हिसाब किताब तुम्हारे पास रहेगा, वो आप रखोगे अपने पास। और इसके बदले में क्या हुआ? कंपनी द्वारा उसे 26 लाख रुपए सालाना मिलने थे, और इसके एवज में तुम केवल हमें 26 लाख सालाना देते रहोगे, हमें कोई मतलब नहीं। समझ रहे मेरी बात को? क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी। दीवानी से क्या प्राप्त होता था? राजस्व प्राप्त होता था। और कहा कि इसके बदले में तुम हमें केवल 26 लाख देते रहो, करोड़ों आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन हमें केवल 26 लाख देना। इसके अलावा मुगल सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर दे दिए गए। अवध के नवाब ने भी इसमें शामिल हुआ था, भाग लिया था बक्सर के युद्ध में। तो अंग्रेज लोग उसे भी तो कुछ दंड देना चाहते थे। तो क्या किया कि अवध के जो क्षेत्र थे जिनमें कड़ा और इलाहाबाद था, ये तो अवध के ही पास रहने दिए, बाकी सारे जो क्षेत्र थे अवध के, वो उठा के मुगलों में जोड़ दिए कि मुगल सरकार अब आज से तुम्हारे हो गई। समझ गए मेरी बात को?
अब देखिए इलाहाबाद की दूसरी संधि, ये थी पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। हम ये कह सकते हैं कि ये प्रायः एक ही संधि थी, बस बीच में इंटरवल हो गया था। समझ रहे मेरी बात को? जैसे बाहुबली 1 और बाहुबली 2 दोनों एक ही मूवी थी, एक साथ बनाई गई, लेकिन चूंकि इतनी बड़ी हो गई थी तो एक को पार्ट 1 के रूप में पेश कर दिया गया और एक को पार्ट 2 के रूप में। तो ये भी सेम था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई। यह संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच में। पहली संधि में मुगल बादशाह से बात कर ली, अब दूसरे में अवध के नवाब को भी तो बताना था कि हमने पहली संधि में क्या क्या किया, आपको उस पर सहमत होना पड़ेगा। और इन्हें क्या बताया गया कि इस संधि के तहत अवध का राज्य कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर, ये पहले ही उनसे मुगलों से पहले ही बोल दिया गया था, अब इन्हें यहाँ पे आके बता दिया गया, देखो भैया तुम्हारा कड़ा और इलाहाबाद छोड़कर बाकी पूरा जो है वो क्या होगा, नवाब को वापस मिल गया। ठीक है ना? अब फिर नवाब को वापस मिल गया और कंपनी को 53 लाख रुपए नवाब को देने पड़े। किसके रूप में? युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में, कि तुम्हारे चक्कर में हमें युद्ध लड़ना पड़ा, तो एस्टिमेटेड हमारा जो खर्चा हुआ वो 53 लाख हुआ, उसका तुम हर्जाना भरो। और इसके बाद क्या हुआ? चुनार का दुर्ग भी क्या हुआ? अवध से ले लिया इन्होंने। ये दो संधि हुई इलाहाबाद की। इस इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल जो था वो अंग्रेजों के पास चला गया और भारत में अंग्रेजों की शक्ति जो थी वो मजबूत होती चली गई। तो हम लोगों ने पूरा बंगाल चैप्टर कर लिया है, ठीक है ना? आप लोग वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा। कल हम लोग इस सेगमेंट में अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है ना, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है ना? चलिए।